नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस सीरीज जिसको हमने नाम दिया है MCQ सीरीज, उसका आज लेक्चर नंबर 18 है। दोस्तों, यह सीरीज कंटिन्यू आपको मिलने वाली है जब तक आपके एग्ज़ाम रहेंगे। अभी मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे 20 टॉपिक्स जिसमें से हर साल प्रश्न सीधे हमें देखने को मिलेंगे। यानी मिनिमम 60 नंबर का पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आपके सामने आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको इस YouTube चैनल पर बने रहना है। DC सर द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत अमूल्य है और उसे पढ़ना बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरा यही मानना है, सिलेक्शन का समय है, सिलेक्शन लेने के लिए हमें सही डायरेक्शन में और सही टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। कभी अब आप भटकने लग गए तो यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको भटकाव से ज़्यादा मुख्य रूप से आपकी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। तो आइए बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह कोरकू किस जनजाति समुदाय से संबंधित थे। देखिए, 1930 में गांधी जी एक आंदोलन चालू करने की बोलते हैं, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे मुख्य रूप से एक नाम से जाना जाता था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी इसमें बात करते हैं कि अब हमें इसमें इनका ना तो सहयोग करना है, क्या नहीं करना है, ना तो इनका सहयोग करना है, और इनके द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए उनको भी हमें क्या करना है, तोड़ना है। अब जो नियम कानून तोड़ने की बात होती है तो गांधी जी सबसे पहले इनका सॉल्ट लॉ यानी नमक कानून तोड़ते हैं और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। उसी दौरान यहाँ पर आदिवासी भाई बहनों के साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जंगल कानून लेके आई थी, जिसमें मुख्य रूप से जनजातीय भाई बहनों को क्या कर दिया गया था, जंगल से बाहर कर दिया गया था। अब ये कानून अंग्रेजों का था, तो गांधी जी ने बोला था कि हमें इनके नियम तोड़ने हैं, तो सभी जनजातीय व्यक्ति क्या करने लगे थे, इनके कानून तोड़ने लगे थे। तो ऐसा ही जंगल कानून तोड़ने के लिए हमारे यहाँ जंगल सत्याग्रह एक होता है 1930 में। कहाँ पर होता है, 1930 में, और जो कि होता है घोड़ा डोंगरी। ये बहुत अच्छा साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, कभी आप जाओगे तो कहाँ पर पड़ता है, बैतूल जिले में। यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं कोरकू जनजाति के, उनका नाम रहता है गंजन सिंह कोरकू, जिन्हें गुंजन सिंह कोरकू भी कहा जाता है या गंजन सिंह कोरकू भी कहा जाता है। गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में यहाँ पर जंगल कानून तोड़ा जाता है। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी भनक लगती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है, मंजू ओझा नाम की एक व्यक्ति की, महिला की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित होती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या पूछा था, गंजन सिंह कोरकू के बारे में पूछा था, तो राइट आंसर हो जाता है बी वाला, कोरकू जनजाति से संबंधित थे। और ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। ऐसी जंगल सत्याग्रह हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी में भी होते हैं, डिंडोरी में भी होता है, सागर में भी होता है। ऐसे विभिन्न जगहों पर मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में स्टार्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था। तो देखो, दोनों प्रश्न घोड़ा डोंगरी से ही पूछ लिए। घोड़ा डोंगरी कहाँ पर है, तो बैतूल से। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू होता है भारत में, अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ये भारत मध्य प्रदेश में सिंधिया रियासत के अंतर्गत शुरू होता है, और सिंधिया रियासत के अंतर्गत उस दौरान होता था विदिशा जिले में। तो विदिशा जिले से हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और यहाँ पर घोड़ा डोंगरी में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में बहुत सारे नेता आगे आते हैं, जिसमें एक आदिवासी नेता है, उनका नाम है विष्णु सिंह। इनके द्वारा क्या किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वन संरक्षण। मैंने आपको बताया था कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2006 में आया था, और भारत में लागू कब होता है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होता है, यह कानून लागू होता है। अब देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में भी वन संरक्षण की बात की गई है कि हमें मुख्य रूप से किन किन वनों के रूप में हमें क्या क्या संरक्षित करना है, उनकी बात। तो देखो, सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण की यह बात करता है वन संरक्षण, वनों में चकबंदी की यह बात करता है,
सामाजिक न्याय प्रदान करना, यानी जो आदिवासी लोग बाग या हमारे भाई बहन रहते हैं उनके लिए हमें क्या करना है, उनको न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका तो जो गृह है उन्हें उनके घर से बाहर करेंगे तो उन्हें कैसे न्याय प्रदान करेंगे। तो ये तीनों बात किस में आती है, हमें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो वन संरक्षण हेतु कदम है उनमें शामिल है। चारागाह संरक्षण की यहाँ पर किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई है, तो राइट आंसर हो जाता है ए वाला। अब चौथा देखते हैं, मध्य प्रदेश में जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत प्रकार के वन हैं पर मैं 3 प्रकार के आपको बता देता हूं कि सबसे पूर्वी क्षेत्र में हमारे यहाँ 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, आप सभी को भी पता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आर्द्रपात झड़ वन, क्या बताया था, आर्द्रपात झड़ वन। क्यों बताया था इसके बारे में, क्योंकि आर्द्रपात झड़ वन वो होते हैं अर्धपात झड़ कि जो अपने आधे पत्ते गिरा देते हैं। और पेड़ पत्ते क्यों गिराते हैं, पानी की कमी के कारण। फिर जब हम मध्य वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी गर्मी जैसी आती है ये पूरे पत्ते इनके गिरा देते हैं। और यहाँ हम आते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से कटीले वन हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर तो भैया पूर्वी मध्य प्रदेश में ही होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून साथ में दक्षिण पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा का रेट कितना होता है, 120 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, मैंने आपको बताया था। क्यों, क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उष्ण लिखा हुआ है, आधे पत्ते गिराते हैं, तो आर्द्रपात झड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपात पहाड़ी वन, जो पहाड़ी क्षेत्र में, शुष्क पतझड़ वन जो सूखे होते हैं, जो मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ मध्य में पाए जाते हैं, लगभग जहाँ पर 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ऐसे वन हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, टोर क्या है। तो टोर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि समतल भूमि के बीच में कभी कभी जो खंड आ जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, टोर बोला जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ी को काटते हुए प्रवेश करती है। देखिए, अखरानी की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी कि बड़वानी वाले क्षेत्र में हमें एक पहाड़ी देखने को मिलती है जो सतपुड़ा पहाड़ी की भाग है, उसे हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, अखरानी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। यहाँ पर पाई जाती है अखरानी की पहाड़ी। फिर उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर पाई जाएगी बड़वानी की पहाड़ी। फिर यहाँ पर पाई जाएगी असीरगढ़ की पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी मुख्य रूप से किसका भाग है, तो राज्य पीपला श्रेणी जो पश्चिमी भाग है सतपुड़ा का, उनका भाग है। अब नर्मदा नदी क्या होती है, यहाँ से जो बहती है, तो जैसी अखरानी, ये यहाँ पर अखरानी की पहाड़ियाँ और यहाँ पर आ जाती हैं मुख्य रूप से किसके, अलीराजपुर। अब जैसे ही यहाँ गुजरात में प्रवेश करने वाली रहती है तो यहाँ पर एक गोर्ज बनाती है, उसका नाम क्या है, मुकार्ता गोर्ज उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर याद रखना है डी वाला, मुकार्ता गोर्ज इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को जानते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 1000 प्लस MCQ वाली सीरीज को आप डाउनलोड कर लो बेटा, क्योंकि पूरा पेपर इन्हीं सीरीज से आपको मिलने वाला है। आपको कभी यूनिट 8 के MCQ लगाने, जैसे करंट अफेयर की PDF आपको मिल चुकी है, तो आप उसके 1000 MCQ लगाने हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके पूरे MCQ बन जाएंगे। जनजाति संबंधित 1000 लगाने हैं तो ये इसको डाउनलोड कर लो, आराम से बन जाएंगे। साथ में आपको करंट अफेयर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें, एक बार पढ़ लें, आपके 100% करंट अफेयर आपको वहीं से मिल जाएंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब देखो बेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार पढ़ लिया अपन ने पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। अब देखो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में एक और बार बता देता हूँ। ये मुख्य रूप से आता है बैतूल जिले के अंतर्गत। इसकी खोज 1924 में डॉक्टर सिरिल फॉक्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सिरिल फॉक्स के द्वारा की गई थी। अब जैसे ही पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र की यहाँ पर खोज होती है तो उसके बगल में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सारणी, 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक प्लांट लगाया जाता है जिसका नाम है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। कौन सा लगाया जाता है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र लगाया जाता है। 1963 में इसकी आधारशिला रखाती है, 1967 में इसकी पहली यूनिट चालू होती है। ये अमेरिका के सहयोग से बनाया जाता है और साथ में यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर देते हैं इसका कोयला, तो सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में, जिसे सारणी ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर दिया जाता है। तो राइट आंसर कहाँ पर आ जाएगा, बैतूल जिले में। ठीक है,
अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय नई नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित है? तो देखिए यहाँ पर नदी संयोजक परियोजना मुख्य रूप से कब प्रस्तावित थी? तो 2003 से प्रस्तावित है। कब से? 2003 से। अब फिर हमारे भारत में आती है नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना मुख्य रूप से कब लाई जाती है? 2005 में लाई जाती है। जो किसकी परिकल्पना थी? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, अभी बताया है। कहाँ पर स्थित है? सारणी में स्थित है। ठीक है। मुल्ताई, मुल्ताई भी बैतूल में पड़ती है एक जगह, और यहाँ से आप सभी को पता होगा सूर्यपुत्री कही जाने वाली नदी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। तो देखो मैं कुछ परियोजना आपको बता देता हूँ जो एक से अधिक राज्यों के मध्य है मध्य प्रदेश की, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर एक परियोजना है शहडोल में, उसका नाम है बाणसागर परियोजना। ये बाणसागर परियोजना 3 राज्यों के मध्य है, एक तो मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार के बीच। और ये बनी किस नदी के ऊपर है? तो सोन नदी के ऊपर ये परियोजना निर्मित है। फिर यहाँ पर हमें एक देखने को मिलती है सरदार सरोवर परियोजना, जो मुख्य रूप से कहाँ पर है? गुजरात में है। ये किस किस के बीच में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मध्य ये परियोजना है। फिर देखो यहाँ पर आपको मिलेगी एक केन प्लस बेतवा परियोजना। ये किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में राजघाट परियोजना हमें देखने को मिलती है। और फिर एक देखने को मिलती है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। फिर देखो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हमें देखने को मिलती है सबसे पहले तो गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो प्रोजेक्ट भी किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हमें एक और देखने को मिलता है जिसका नाम है बाघ परियोजना। कौन सी है? बाघ परियोजना, जो बाघ नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये प्रमुख परियोजना है जो मध्य प्रदेश और वह अन्य राज्यों के मध्य चल रही हैं। तो याद रखना इसका नाम क्या है? बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना की 1978 में आधारशिला रखी जाती है। 2005 के समथिंग इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, आपको इसके बारे में ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसके जो पहला बांध बनाया था उसका नाम था देवलोन बांध, क्योंकि ये किस गांव में बनाया गया था? तो देवलोन गांव में ही बनाया गया था। तो इसको आपको याद रख लेना। कहाँ पर है? शहडोल जिले में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के आप सभी को पता है कामधेनु के नाम से भी जानते हैं, चरमावती के नाम से भी उस नदी को जानते हैं। यह नदी इंदौर के महू नामक जगह से निकलती है, जानापाव के पास से, और यह पश्चिम दिशा में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद वापस से मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बांदा के पास ये लगभग किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या करती है आप सभी को पता है, ये बार बार डायरेक्शन बदलती है। अब बार बार डायरेक्शन बदलने के कारण ये मुख्य रूप से यहाँ पर भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में बिहाड़ों का निर्माण करती है, आप सभी को पता होगा। और जब बार बार डायरेक्शन बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है? अध्यारोपित प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये अध्यारोपित प्रतिरूप मुख्य रूप से बनाती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई के समथिंग बताई जाती है। इसके ऊपर 3 परियोजना, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, जिसे हम गरज बोलते हैं, जिसकी टोटल क्षमता 386 मेगावाट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, सेम फैक्ट आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी। यकीनन इस सीरीज को जिसने फॉलो कर लिया ना उसका 100% पेपर बहुत अच्छा जाना है, क्योंकि पूरे प्रश्न रिपीट होंगे। अब देखिए 3 भागों में बांटा था मैंने, बताया था ये मैकाल है, फिर मैंने यहाँ पर बताया था ये महादेव है, और पश्चिम वाली को राज्य पीपला बोलते हैं। अब मैकाल की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी अमरकंटक। फिर महादेव की मैंने आपको 2 चोटियाँ बताई थी, एक बताई थी कौन सी? धूपगढ़, और एक बताई थी चौड़ागढ़। ये दोनों किसकी ऊंची चोटी थी?
तो ये हमारी महादेव पे पाई जाती है। ये 1350 मीटर की थी और ये 1326 मीटर की थी। अब किस श्रेणी पे? तो महादेव श्रेणी पे। ग्वालीगढ़ श्रेणी मुख्य रूप से राजपीपला वाला क्षेत्र है, यहीं पर ग्वालीगढ़ श्रेणी बताई जाती है। मेकाल इसका पूर्वी भाग है। बैतूल का पठार यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कुकरू खामला है, वो बैतूल के पठार के अंतर्गत ही आता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए कि आप सभी को पता है अनुच्छेद 152 के समथिंग यहाँ पर बात की जाती है, 152 से, उसके अंतर्गत ही 152 से लेके 161 तक हमें मुख्य रूप से राज्यपाल के बारे में मिलता है, परंतु आगे भी 63 64 आगे भी मिलता है। तो उसमें कहा जाता है कि राज्य का प्रधान होगा। ये संवैधानिक प्रधान भी है और शासन का प्रधान भी है। तो ये क्या है? दोनों ए भी इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो देखो हमने कामत पढ़ रखे, नरोन्ना मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे। खन्ना भी हमने पढ़े पर शर्मा आज तक नहीं पढ़े। शर्मा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर एस.सी. कामत मध्य प्रदेश के पहले थे, नरोन्ना दूसरे थे, ठीक है। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव मैंने आपको बताया था, क्या नाम था उनका? बीरा राणा था। और कमेंट बॉक्स में अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो आप सभी को पता होगा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करता है। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 243 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है, जिसका मुख्य काम होता है राज्य में जो हमारी नगरीय निकाय हैं और पंचायतों के इलेक्शन कराना। तो 243 के तहत राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। बेटा अब आपके पास इतना टाइम है कि आप इनकी PDF निकाल लो, और PDF मात्र 99 रुपये में 50 टेस्ट की। और आप कुछ मत करो, आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व तो उसकी आंसर की भी उसमें दी गई है, आप उनको एक बार रीड कर लो। कभी आपने उन टेस्टों को एक भी बार रीड कर लिए ना, तो आपका 100% मैं बता रहा हूँ पूरा पेपर लगभग वहीं से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ टेस्ट सीरीज बड़े एनालिसिस करके बनाई गई है, तो आपको उसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इको मार्क भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? तो इको मार्क मुख्य रूप से जो एनवायरमेंटल से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर आता है। तो ये 1991 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.11% रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में अनुपात में वित्त पोषित है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई है, जैसे उसमें 100 रुपये आ रहे हैं, तो 100 रुपये में से कौन कितने रुपए देगा? तो देखो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ मेनली 6:4 की वो है योजना, जिसमें 60 रुपये केंद्र सरकार देती है और 40 रुपये राज्य सरकार देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी वाला। 20वां देखते हैं। दिसंबर 2024 तक राज्य के नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो आपको याद रखना है 7300 मेगावाट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यूनिट 7 का यह प्रश्न है। तो याद रखना 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत मध्य प्रदेश शामिल पहलों में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है विनिमयन लागत तक। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 599 में कोर्स अवेलेबल है, जिसमें डीसी सर की याद कराने वाली क्लासेस है। अभी आपके पास 1 महीना आप आराम से याद कर सकते हो। तो मेरा यही मानना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष संशोधित हुए हैं? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना का नियम कब आया था? 1979 में आया था। इसमें संशोधन कब हुआ? 2015 में हुआ है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? तो 3। कौन कौन सी? बेगा, भारिया, सहरिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में 79 नेवासी विकास खंड है, जनजातीय विकास खंड है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी अति पिछड़ी जनजाति है और उनका नाम भी बताना है। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।